नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पीआईबी न्यूज एनालिसिस को कवर करते हैं। हम लोग वीकली ये न्यूज एनालिसिस कवर करते हैं और आज हम लोग 15 से लेकर 21 नवंबर तक के बेहतरीन न्यूज जो हैं उनको आज कवर करने वाले हैं। तो देरी किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के न्यूज सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट आज का होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं उनमें तमाम टॉपिक हैं, जैसे राजीव गांधी जो हत्याकांड था, असैसिनेशन जो हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट टू आर्टिकल 25 टू 28 जबरन धर्मांतरण जो होता है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग ग्लोबल हेल्थ, क्या वाकई में ये क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। फिर है कि भारत को G20 की अध्यक्षता जो है वो मिली है, भारत इसको किस तरीके से संभालता है और बारी में शिखर सम्मेलन की से जो है प्रमुख निष्कर्ष क्या निकला है। क्या गरीबों के लिए आरक्षण अच्छी बात है या बात नहीं है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे विक्रम एस रॉकेट लॉन्च जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। मिशन प्रारंभ के तहत भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो है वो कौन सा है, विक्रम एस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राजीव गांधी की असैसिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, हत्याकांड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही आप लोगों को पता है कि लिट्टे जो ग्रुप था वो अपने साउथ इंडिया के अंदर काफी एक्टिव था और लिट्टे ग्रुप राजीव गांधी की नीतियों से काफी ज्यादा जो था वो विरोध भी करता था उसका, है ना। तो बेसिकली राजीव गांधी की हत्या के अंदर जो लिट्टे समूह था उसका हाथ था और 1991 के अंदर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। लेकिन इससे पहले जब वो श्रीलंका के दौरे पर थे तो एक राइफल मैन ने राइफल से उनके सिर पर जो है वो वार भी किया था। आई थिंक वो वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। लेकिन आज हमारे लिए क्या कॉन्टेक्स्ट है वो हम लोग देखेंगे, बैकग्राउंड क्या है, डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म बेसिकली होती क्या है और ग्राउंड्स ऑन विच कन्विक्ट्स वर रिलीज्ड जो है, ये हम लोग ग्राउंड्स आज डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 6 दोषियों को रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर कई लोगों की राय जो है वो बटी हुई है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफी लंबा समय उनको बीत चुका है, अब इनको जो है रिहा करने की बारी आ चुकी है। 1991 से 2022 जो है वो अब आ चुका है, तो लगभग 30 सालों का ये टाइम पीरियड जो है वो सामने दिख रहा है। तो क्या इनको वाकई में रिहा किया जाना चाहिए। तो राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की रात को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदुर में एक आत्मघाती हमलावर के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें 18 लोग जो है वो मारे भी गए थे। मामले में टाड़ा या आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम ट्रायल कोर्ट ने शुरुआत में 26 लोगों की मौत की जो है वो सजा सुनाई थी, फांसी सजा जो है वो सुनवाई गई थी। 1999 में टाड़ा अधिनियम को निरस्त किए जाने के कुछ वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट ने केवल 7 की ही दोषी सिद्ध जो है उसको बरकरार रखा था, बाकी 4 को मृत्युदंड, 3 को आजीवन कारावास जो है वो इसमें सुनाया गया था, बाकी को रिहा कर दिया गया था। 2014 तक सुप्रीम कोर्ट ने सभी 4 की मौतों की सजा को जो है उम्र कैद के अंदर बदल दिया था। जो मृत्युदंड थे बेसिकली इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है, लाइफ टाइम, वो इनको सजा सुनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों की रिहाई की सिफारिश भी की थी, हालांकि राज्यपाल ने इस सिफारिश पर अमल नहीं किया था। दोषियों ने 3 दशक से अधिक समय जेल में बिताया था, जहां उनका आचरण संतोषजनक उनको लगा था। अब आचरण कितना ही संतोषजनक क्यों ना हो, लेकिन एक हमारे देश के लीडर की इन्होंने हत्या की थी, तो वाकई में इस चीज के लिए वो जायज भी था कि इतने लंबे समय तक इनको रखा जाए, 3 दशक तक रखा जाए। इन सभी व्यक्तियों ने राज्यपाल के पास में कई बार जो है वो गुजारिश भी की थी आर्टिकल 72, जिसमें आप लोग को पता है कि राष्ट्रपति जो है वो माफ करने या फिर उनकी जो सजा है उसको कन्वर्ट करने के अंदर अधिकार रखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का आह्वान करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि 6 दोषियों में से कोई भी हत्या टीम का केंद्र जो है वो नहीं था। टाडा के अनुसार आतंकवाद में 4 कार्यों में से सभी या कोई एक कार्य जो है शामिल होता है, या तो हम लोग सबको कार्य जो है काउंट कर लें, या फिर अगर एक भी घटना होती है तो भी हम लोग उसको टाडा के अंदर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सरकार को डराना है, धमकाना है, लोगों के अंदर दहशत का माहौल बनाना है, लोगों के एक वर्ग को अलग रखना है। अगर मान लीजिए कि लोगों का एक सेक्शन जो है उसको बिल्कुल अलग से रखें, जिसको हम लोग कहते हैं सेपरेटिज्म, वो भी इसके अंदर काउंट होता है। सामाजिक समरसता पर विपरीत प्रभाव जो है वो अगर पड़ता है तो भी इसके अंदर एज ए टेररिज्म उसको काउंट किया जाएगा। तो बेसिकली टेररिज्म के अंदर 4 जो डेफिनेशंस हैं, 4 जो क्राइटेरिया है, ग्राउंड्स हैं, उनको हम लोग यहां पर लेकर चलते हैं। और ये ग्राउंड जो है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करने वाले हैं। टाडा के अनुसार भारत की संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी की अगर बात करें तो संप्रभुता और अखंडता या किसी लोक सेवक को
बनाए रखने के लिए संविधान के तहत शपथ से बंधे व्यक्ति या किसी लोक सेवक की हत्या को एक विघटनकारी गतिविधि माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की हम लोग बात करें, तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको कोई डैमेज पहुंचता है, तो हम लोग टाडा के अंतर्गत ही उसको क्या करते हैं, इसको काउंट किया जाता है। लेकिन बेसिकली बात करें इसके आज ग्राउंड्स की, कि राजीव गांधी की जो हत्या की गई थी, इसके ग्राउंड की क्या यहां तक जो है वो कितनी बात की गई है। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि हत्या जो है वो 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के क्रियान्वयन को जारी रखने से रोकने के लिए अधिनियम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद की परिभाषा के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए एक अधिनियम के लिए इसका इरादा जो है वो महत्वपूर्ण है। बेसिकली जब 1987 के अंदर इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अकॉर्ड साइन होता है टू डिस्ट्रॉय द लिट्टे ग्रुप, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे ऐसे उस समय कार्यक्रम हुए, गतिविधियां हुई, जिससे भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी जो है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वो ज्यादा अफेक्ट हो रही थी उस समय। ठीक है, लेकिन इस बात से जो था वो लिट्टे समूह काफी ज्यादा नाखुश था, क्योंकि राजीव गांधी ने बेसिकली श्रीलंका के अंदर काफी सहायता जो है वो भी पहुंचाई थी, लेकिन वहां पर जो तमिल लोग रहते थे उनका जो है उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया गया है। अदालत के लिए यह निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल रहा है कि षड्यंत्रकारियों का इरादा भारत सरकार को डराना और खतरे में डालना या लोगों के उसके किसी वर्ग में आतंक फैलाना था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि साजिशकर्ताओं में से किसी ने भी कभी राजीव गांधी के अलावा किसी अन्य भारतीय की मौत की जो है वो इच्छा भी व्यक्त की है। मतलब बेसिकली उन्होंने पहला जो काम किया वो राजीव गांधी हत्या का ही किया, उससे पहले इन्होंने कोई भी उनका क्राइम रिकॉर्ड जो है वो नहीं देखा गया था। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कह दिया है कि अब जो है उनको आज 30 साल हो चुके हैं तो उनको रिहा किया जाए। दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधी तब भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान के तहत शपथ लेने वाले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि इस घटना के महीनों पहले लोकसभा को भंग भी जो है वो कर दिया गया था। मतलब उस समय वो प्रधानमंत्री के पद पर भी नहीं थे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कहें कि उन्होंने कोई औथ जो है वो इसके बारे में नहीं ले रखी थी। तो बेसिकली हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य के बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिसीजन दिया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत के अंदर एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड अभी चल रहा है, फोर्सफुली जो है वो रिलीजन को चेंज करना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली धर्मांतरण पर रिसेंटली उसने कुछ कहा है। देखिए, अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 टू 28 पढ़ा है तो उसमें रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है। अच्छा, धर्म में हम लोग कब तक स्वतंत्र रह सकते हैं, सोचने की बात है। हमको धर्म धर्म जो है, रिलीजियन तब तक फायदा पहुंचाता है जब तक कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, हमारी जो है सामाजिक स्थिति अच्छी है, तो हम धर्म को जो है बहुत अच्छे से मानते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति गिर चुकी है, हमारी सामाजिक स्थिति गिर चुकी है, तो कहीं ना कहीं हम धर्म को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर हमको पेट जो है वो भरना पड़ता है। हम भूखे पेट नहीं सो सकते। अब चाहे हमको वो खाना जो है वो चाहे किसी भी धर्म में हासिल हो। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जहां पर सामाजिक अपनी प्रतिष्ठा को अच्छा समझता है, उस धर्म के अंदर जो है वो जाना पसंद भी करता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी को फोर्सफुली इकोनॉमिकली अगर उसको मान लीजिए इंपोज किया जा रहा है, आर्थिक प्रलोभन उसको दे रहे हैं और फिर उस पर जो है उसका जबरन जो है फोर्सफुली उसका रिलीजन चेंज कर रहे हैं, कन्वर्स कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम है। तो हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 25 की बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जबरन जो धर्मांतरण होता है वो बहुत खतरनाक है और देश की सुरक्षा, संप्रभुता, धर्म, विवेक, स्वतंत्रता को प्रभावित जो है वो कर सकता है। इसने केंद्र सरकार के इस मुद्दे से निपटने के लिए कदम उठाने और बहुत गंभीर और ईमानदार प्रयास करने को कहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है वो सभी नागरिकों को धर्म को मानने, आचरण करने, बेसिकली इसको आप लोग ऐसे समझिए, मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूं। आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 25 पढ़ा होगा। कोई भी व्यक्ति है जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर रहता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म की पालना कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है और उसका जो है वो उसको पब्लिश भी कर सकता है, कहीं भी फैला सकता है उसको। ठीक है, मतलब उसको स्वतंत्रता है, फ्रीडम है उसको। लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि कोई भी जबरन दूसरों का धर्म जो है वो परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक केस के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेव स्टेनलियस केस 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती जो है वो उसको धर्म जो है वो कन्वर्ट करवाएं। जैसे हम लोग कहें कि कोई भी प्रलोभन देकर, ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि पैसे दे दिए और बोलिए यार ये धर्म जो है आप चेंज कर लो, हम आपको आपके अकाउंट में जो है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो भी है मनी जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। जैसे हम लोग बात करें कि धर्म परिवर्तन को लेकर प्रतिबंधित करने के लिए कई राज्यों ने ऐसा कानून भी पारित किया है। इसके अंदर उत्तराखंड आप लोग देखते हैं, झारखंड देखते हैं, हिमाचल प्रदेश देखते हैं, ये तमाम राज्य जो है उसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। जैसे ये 3 राज्य जो बताए गए हैं, यहां पर इन तीनों राज्यों का यहां पर रेफरेंस दिया गया है। आपको लोगों के लिए सीखने की बात यह थी कि आर्टिकल नंबर 25 टू 28 के अंदर रिलीजन फ्रीडम की बात की गई है। 25 ये कहता है कि बेसिकली कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने मन मुताबिक किसी भी धर्म को जो है ग्रहण कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए ये चीज। अगर फोर्सफुली होती है तो फिर उस पर बाकायदा केस जो है वो बनता है ना, धर्म को अपनाने वाले पर भी और जिसने फोर्सफुली उस पर इंपोज किया है उसके ऊपर भी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली इससे जो है वो थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें कि इस क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग ग्लोबल हेल्थ, क्या वाकई में जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। देखिए रिसेंटली अभी कॉप मीटिंग्स जो हैं वो आयोजित हुई हैं और आज तक अगर हम लोग इतिहास के अंदर देखें तो कॉप 15 जो है वो बड़ा कारगर साबित हुआ है। ठीक है, 2015 के अंदर कॉप 21 की 2015 के अंदर 2015 के अंदर मीटिंग हुई थी पेरिस के अंदर। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अब तक का सबसे ज्यादा बेहतरीन जो है एग्रीमेंट माना जाता है। उसका ये लक्ष्य है कि 2030 तक जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव करें। चलिए तो बात करेंगे हम लोग कि वाकई में क्लाइमेट चेंज जो है वो इफेक्ट कर रहा है ग्लोबल हेल्थ को। तो कॉप 27 के लिए मिस्र में देश देश जो है मिस्र में इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, हाल ही में लेसन की एक रिपोर्ट में विस्तार से जलवायु परिवर्तन और लोगों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बीच घनिष्ठ संबंध जो है वो बताया गया है। जलवायु परिवर्तन देखिए, हाइलाइट्स देखें, हाइलाइट्स ऑफ द 2022 लेसन काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन एक अलग घटना नहीं है बल्कि एक वैश्विक घटना है जो जीवन के लगभग हर पहलू पर अपना प्रभाव छोड़ती है। जबकि देश अभी भी कोविड-19 महामारी से निपट रहे हैं, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और जीवाश्म ईंधन पर निरंतर निर्भरता ने दुनिया को वैश्विक ऊर्जा और जीवन यापन के मुद्दे पर जो है वो धकेल दिया है। आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर बड़े बड़े देश, जैसे हम लोग डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, अमेरिका जैसे देश जो थे वो धराशायी हो गए थे। भारत उन देशों में से था जिसने अपने आप को खड़ा रखा, लेकिन फिर ऊपर से रूस और यूक्रेन के बीच में जो आक्रमण हुए, इन्होंने पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर एक फ्यूल, जिसको हम लोग कहते हैं कि फ्यूल को लेकर बड़ा क्राइसिस जो है वो क्रिएट भी कर दिया था। ठीक है, अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स पर दुनिया की निर्भरता से बीमारी, खाद्य असुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी की इनसिक्योरिटी की बात करें, इलनेस की बात करें, तो ये तमाम जो है वो खतरे बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे संकट विकसित होते हैं, जलवायु परिवर्तन में तेजी आती है, जिससे मानव स्वास्थ्य और कल्याण की नींव जो है वो बदल जाती है। अगर हम लोग बात करें हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज की, तेजी से बढ़ते तापमान ने 1986-2005 के बीच में सालाना की तुलना में 2021 में लोगों, विशेष रूप से कमजोर आबादी को अधिक हीट वेव के लिए उजागर किया है। बदलते मौसम का असर संक्रामक रोगों के प्रसार पर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए विब्रियो रोगजनकों के संचरण के लिए तटीय जल अधिक अनुकूल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो चेंजिंग क्लाइमेट इज अफेक्टिंग द स्प्रेड ऑफ infectious disease. For example, coastal waters are being more suited for the transmission of vibrio pathogens. तो विब्रो जो पैथोजेंस हैं उनके फैलने के लिए जो है वो बेसिकली कोस्टल एरिया जो है वो ज्यादा अनुकूल होते जा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो कई अनाज वाली फसलों के बदलते बढ़ते मौसम के साथ उच्च तापमान सीधे फसल की पैदावार को खतरे में डालते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि कई बार क्लाइमेट चेंज होने से जो क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट होता है। एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशंस होती हैं, इवेंट्स डिसरप्ट सप्लाई चेन्स, तो ये जो है वो बेसिकली फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई चेन होती है उसको डिस्टर्बेंस करती हैं। अनडिटरमाइनिंग फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेस, स्टेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन, तो इसकी जो है पहुंच या स्थिरता उसको जो है इफेक्ट करती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना और लचीलापन की गति और पैमाने को बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वच्छ ऊर्जा रूपों, संतुलित और अधिक पौधों आधारित आहार के लिए जो है वो एक त्वरित इलाज ये हो सकता है। तो बेसिकली बात यहां पर ये है, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो वो क्लाइमेट चेंज जो है वो बेसिकली फूड जो ग्रेन्स चेन है उसको इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है।
और इससे ह्यूमन जो लाइफ है वो डायरेक्टली इफेक्ट होती है। तो बेसिकली आगे का रास्ता ये है कि अगर हम लोगों ने 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को कंट्रोल करने के लिए ग्लोबली ये डिसाइड किया है कि 2030 तक हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे, तो इसके आगे जो है वो हम लोग को वर्क भी करना चाहिए। लेकिन डेवलप्ड जो नेशंस हैं वो इसके अंदर कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं। मीडिया अभियानों के माध्यम से जागरूकता फैलाना है, ये हम लोग इसमें कर सकते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन पर लोग काम करें। जैसे जो ग्रीन फ्यूल है जिसको हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए सोलर एनर्जी है उसको यूज़ करें, या फिर हम लोग कहें कि बैटरी कार हैं उनको यूज़ किया जाए। ठीक है। जलवायु परिवर्तन से खतरों का आकलन और पता लगाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी इसके अंदर जाहिर होती है। ठीक है। रिस्क ऑफ डेंगी रोज बाय 12% ग्लोबली। तो बेसिकली डेंगू जो है वो 12% तक ग्लोबली इंक्रीज भी हुआ है। ठीक है। हेल्थ रिलेटेड डेथ बाय 68% बिटवीन 2017 टू 21, यहाँ पर 68% जो है इसका इजाफा हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली कुछ डेटाज हैं, ये आप लोगों को मेंस में आपके आंसर को एनरिच करेंगे। कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो वैश्विक समन्वय, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन जो है उसमें वित्त पोषण, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, वित्त पोषण, पारदर्शिता, सहयोग के माध्यम से उन कमजोरियों को कम करने के लिए एक स्वास्थ्य केंद्रित प्रतिक्रिया जो दुनिया को अन्यथा उजागर होती है, समय की आवश्यकता है। अ हेल्थ सेंटर रेस्पॉन्स थ्रू ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, फंडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कॉर्पोरेशन टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटीज दैट द वर्ल्ड इज अदरवाइज एक्सपोज टू इज द नीड ऑफ द आर। तो अभी जो है बेसिकली जरूरत हमको किसकी है? हमको जरूरत है कोऑर्डिनेशन की, फंडिंग की, ट्रांसपेरेंसी की और कोऑर्डिनेशन की। तो मोदी जी साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं इंडोनेशिया बाली के अंदर। अजीत डोभाल जो है भारत के ग्रेट पर्सन जिन्होंने इंडिया की सिक्योरिटी के लिए जबरदस्त काम किया है। ठीक है। तो भारत को जो है G20 की अब अध्यक्षता मिल चुकी है इंडोनेशिया के बाद में। तो बाली में शिखर सम्मेलन में से प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या निकले हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 5 की पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बाली समिट का। G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया को मिल चुकी है, और रिसेंटली आपको पता है कि कई सारे जो मीटिंग्स हैं वो भी अब इंडिया के अंदर आयोजित हो रही है G20 को लेकर। तो महामारी के बाद समूह की पहली बैठक इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के हाल ही में रूस यूक्रेन संकट और पोलैंड पर मिसाइल हमले की छाया में हुई है। संयुक्त बयान में रूस के लिए भारत का संदेश शामिल है। आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए, यह एक संदेश है जो भारत के रचनात्मक, सहकारी और आम सहमति बनाने वाले दृष्टिकोण का परिणाम है, जिसने रूस और पश्चिमी देशों के बीच खाई जो है वो पाटने में मदद की है। तो बेसिकली रूस और पश्चिमी देश जो है उनको लेकर अगर हम लोग बात करें तो आज G20 जो समिट है, बाली समिट के अंदर भी रूस यूक्रेन के बीच डिस्प्यूट है, जो वॉर है, इसको लेकर ही जो है वो काफी सारा डिस्कस भी वहां पर हुआ है। तो भारत को जो है वो पहली बार इसकी अध्यक्षता मिली है। तो यह पहली बार है जब इस पैमाने को अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर 9 और 10 सितंबर 2023 को होगा ये। ठीक है। 9 और 10 सितंबर 2023 को, ये ईयर और मंथ याद रखना। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख होगी, जैसा कि भारत की G20 अध्यक्षता थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य द्वारा दर्शाया गया है। दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन की बैठक ऐसे समय में जब उनके देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, उनकी बैठक को खंडित संबंधों के पुनर्निर्माण की दिशा में एक बढ़ते कदम के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है। और पॉइंट्स की बात करें तो रूस और पश्चिमी देश विभाजन स्पष्ट है। ठीक है। बेसिकली रूस और जो पश्चिमी देश है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटलिस्ट कंट्री, उनके बीच में जो डिवाइडेशन है वो इजीली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। विशेष रूप से पोलैंड के अंदर रूस निर्मित मिसाइल लैंडिंग की खबर के बाद एक नाटो सदस्य देश जो है, पोलैंड बेसिकली नाटो सदस्य देश ही है। भारतीय पीएम और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात जो है वो यहाँ पर हुई है बाली समिट के अंदर। 2020 में भारत चीन सीमा गतिरोध शुरू होने के बाद से यह उनकी पहली जो है एक पब्लिकली मीटिंग के अंदर इनकी मुलाकात हुई है। ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? पहली सिग्निफिकेंस तो यही है कि अब 9 और 10 सितंबर 2023 के अंदर भारत को G20 की अध्यक्षता मिल चुकी है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व संभालने का अवसर भारत के पास में है। संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सुधार, क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर सुधार हो। अब हमारे पास में एक मौका है कि हम एक आवाज उठाएं कि क्यों डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनके लिए प्रॉपर सीट जो है वहां पर नहीं आती है। तो क्या एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि भारत क्या परमानेंट सीट जो है वो यूएनएससी में ले पाएगा?
जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में युद्ध जैसी चुनौतियों का सामना कर रही दुनिया दुनिया में जी-20 की बढ़ती जो है वो प्रासंगिकता है। अभी बेसिकली जैसे एशियन कंट्रीज़ की हम लोग बात करें या फिर हम लोग बात करें कि जी-20 के अंदर डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस, अच्छा कई स्टूडेंट्स हैं उनको जी-7 और जी-20 के बारे में बेसिक डेफिनिशंस जो हैं वो पता नहीं होती है। सुनिएगा आप लोग, जी-7 जो है उसको हम लोग कहते हैं कि वो डेवलप्ड नेशंस का एक ग्रुप है, जबकि जी-7 डेवलपिंग नेशंस का प्लस डेवलप्ड नेशंस का, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, उसमें 19 देश और जो है एक यूरोपियन यूनियन मतलब 20 देश जो है जी-20 में वो शामिल हैं। ठीक है? अब इसके काम क्या हैं? बेसिकली इसका काम जो है एम टू एड्रेस सिग्निफिकेंट ग्लोबल इकोनॉमी चैलेंजेस सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर ये इनके क्या है चैलेंजेस सामने हैं। जी-20 जो दुनिया की अधिकांश शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं से बना है, 1999 में बनाया गया था। 2008 से कम से कम एक बार जो है वो ये मिलते ही मिलते हैं। क्योंकि समूह के पास कोई स्थायी कर्मचारी या सचिवालय सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो प्रत्येक वर्ष दिसंबर में एक जो है समिट जी-20 राष्ट्रपति जो है वो पद ग्रहण करता है, ठीक है? और जो है वो हर देश जो है वो उसको क्या दी जाती है, इसकी अध्यक्षता दी जाती है। चलिए बात करेंगे, क्या गरीबों के लिए आरक्षण अच्छी बात है कि नहीं है? भारत में आप लोग देखते हैं कि आरक्षण जो है वो आपको मिलता है आपकी जाति के आधार पर, ठीक है? अब ईडब्ल्यूएस जो है वो आर्थिक आधार पर भी मिलने लगा है, ठीक है? तो सामाजिक आधार पर मिलता है आपको, सोशली अगर बैकवर्ड हैं तो आपको मिलेगा, ठीक है? प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन अब जो है इकोनॉमिकली भी मिलना शुरू हो गया है। तो गरीब बेसिकली हम लोग गरीब किसको कहते हैं? जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, उसको हम लोग गरीब कहते हैं। तो क्या उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए प्रत्येक गरीब को, चाहे वो जनरल में हो, एससी, एसटी किसी में भी हो? तो रिसेंटली एक डिबेट जो है सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना वक्तव्य उसमें दिया है। जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को बरकरार रखा है, जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन इस कोटे से एससी, एसटी, ओबीसी के बीच गरीब से गरीब को भी बाहर कर देता है। तो बेसिकली गरीबी जो है वो कहीं जाति देख के तो आएगी नहीं कि भाई यार जनरल का है हम इसको गरीब नहीं बनाएंगे, एससी का है इसको गरीब नहीं बनाएंगे, ओबीसी वाला है जो है इसको हम गरीब बना देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो बेसिकली गरीबी जो है वो उसके सोशल बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो फिर वो अच्छे से ग्रो करता है, उसकी अगर एजुकेशनल अच्छी हुई है तो अच्छा ग्रो कर पाएगा, ठीक है? तो और कई फैक्टर हैं जिसमें इकोनॉमिकली वो अच्छे से ग्रो कर पाता है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें शुड द रिजर्वेशन बी मीन्स टू एड्रेस पॉवर्टी, क्या वाकई में गरीबी जो है उसको एड्रेस करते हुए ही आरक्षण देना चाहिए? समानता के सिद्धांत को दरकिनार करते हुए कोई आरक्षण कोटा में परिणत नहीं होता है। इस प्रकार आर्थिक कारणों से उत्पन्न होने वाले अस्थायी मुद्दों के बजाय सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकार के भेदभाव के लिए आरक्षण रखा जाना चाहिए। आरक्षण समानता के नियम का अपवाद नहीं है, बल्कि मौलिक समानता के सिद्धांत के लिए आवश्यक है। जाति के अलावा अन्य आधारों पर भी आरक्षण लागू करने के लिए डेमोक्रेटिक रूप से जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है इसके लिए, ठीक है? तो इट इज ओपन टू डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड्स अदर देन कास्ट एंड एज वेल। तो बेसिकली 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें इकोनॉमिकली रिजर्वेशन दिया भी गया था। अगर हम लोग बात करें 1992 इंदिरा साहनीवाद की, तो उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो जनरल कैटेगरी को इकोनॉमिक बेसिस पे जो आरक्षण दिया था उसको रद्द कर दिया था। आपको पता है कि नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट थी 1991 में उन्होंने रिजर्वेशन दिया था, लेकिन फिर 1992 में इंदिरा साहनीवाद के अंदर ही उसको रद्द कर दिया गया था। हालांकि मंडल के फैसले के बाद 30 साल के बाद जाति को आज भी मौजूदा जो है सामाजिक आर्थिक असमानताओं के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें एससी की, एसटी की, ओबीसी के लिए आरक्षण इस सबूत के साथ पेश किया गया था कि इन समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली एससी, एसटी को, ओबीसी को आरक्षण इसलिए दिया गया था कि समाज में इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसी आधार पर इनको आरक्षण दिया गया था। लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत जो है वो फिर जनरल कैटेगरी को भी गवर्नमेंट जो सर्विसेज है उसके अंदर आरक्षण दिया गया, ठीक है? अब इसके अलावा आरक्षण अब भेदभाव को दूर करने के लिए एक विशेष उपकरण नहीं है, इसका उपयोग सभी प्रकार के पिछड़ेपन, ठीक है, यानी कि बैकवर्डनेस और नुकसान को दूर करने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि संविधान राज्य को कोई भी सकारात्मक भेदभावपूर्ण प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है, यह समानता संहिता का उल्लंघन नहीं करता है। भारतीय सामाजिक न्याय विमर्श में यह एक परिणाम
वादी क्षण है, क्योंकि यह देश में आरक्षण की प्रकृति को बदल रहा है। तो हम लोग कहीं जाति के आधार पर जो है आरक्षण जो है एक समय में हमने दिया ही था, लेकिन अब जो है आर्थिक आधार पर भी कहीं न कहीं जो है वो देखा जा रहा है। तो वाक़ई में यहाँ से कन्क्लूज़न जो है वो हम लोग अभी निकालेंगे इसमें से कि वाक़ई में गरीबों को ज़रूरी है उस चीज़ को लेकर। सभी हितधारकों को शामिल करते हुए आरक्षण नीतियों पर व्यापक बहस की आवश्यकता है। कोटा तक समान पहुंच बढ़ाने के लिए, मतलब रिजर्वेशन तक समान पहुंच बढ़ाने के लिए लाभार्थियों के उपवर्गीकरण जैसे कुछ सुधार आवश्यक हैं, जो पीढ़ियों से कुछ जातियों द्वारा हथियाए गए हैं। यदि लाभार्थियों को निर्धारित करने के लिए एक वर्ग का उपयोग किया जा सकता है, तो धर्म का क्यों नहीं है? ठीक है? तो मतलब एक स्पेशल क्लास का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो रिलीजन का फिर क्यों नहीं उपयोग होता है? यदि लाभार्थी को निर्धारित करने के लिए मतलब आरक्षण किसको मिलेगा, तो हम क्लास को उसमें डिसाइड करते हैं। जो है रिलीजन फैक्टर उसमें काउंट नहीं करते हैं। मुसलमानों जैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक भेदभाव, पूर्वाग्रह और नुकसान के पर्याप्त सबूत के आलोक में इस मुद्दे पर तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। विक्रम एस रॉकेट लॉन्च किया है। मिशन प्रारंभ के तहत भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट ये बनाया गया है, विक्रम एस। ठीक है, चलिए बैकग्राउंड्स की बात करेंगे, इस रॉकेट की बात करेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है, और आर्टेमिस मिशन की हम लोग बात करेंगे जो कि नासा का है। चंद्रमा के लिए, मून के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ताकि चंद्रमा की जो कक्षाएं हैं, जो उसके अंदर ऑर्बिट है, उसमें पहुंचा जा सके। एक ऐतिहासिक क्षण में भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस को हाल ही में श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, आप लोगों को पता है, जो ठीक है, इसरो के लॉन्च पैड से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। मिशन जिसका कोड नेम प्रारंभ, यानी कि मिशन जो है बेसिकली इसका नाम है प्रारंभ, यानी कि शुरुआत, स्टार्ट, बिगनिंग। आकर्षण अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार में भारतीय निजी क्षेत्र की पहली प्रविष्टि है। यह एक मिशन है जिसके तहत हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित लॉन्च वाहन जो है विक्रम एस, एक उपकक्षीय उड़ान में 3 जो है एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको ले जाएगा। 2 तो उसमें भारतीय हैं, ठीक है, और 1 जो है विदेशी है ना? मतलब कस्टमर का मतलब ये मत समझिएगा आप लोग, कस्टमर है मतलब एस्ट्रोनॉट्स बेसिकली हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भी हम लोग कह सकते हैं। तो 2 तो उसके अंदर क्या है, इंडियंस हैं, और 1 क्या है, फॉरेनर है। ये भारत के पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रणी विक्रम साराभाई के नाम पर एकल चरण ठोस ईंधन उपकक्षीय लॉन्च वाहन है। अंतरिक्ष यान एक उपकक्षीय उड़ान में कक्षीय वेग की तुलना में धीमी गति से यात्रा करता है, जिसका अर्थ है कि यह बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त तेज है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त तेज नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर जो है राउंड करने का ये टारगेट इन्होंने रखा था, लेकिन अभी भी जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, और इसमें सुधार की आवश्यकता बताई जा रही है। तो जो लॉन्च व्हीकल है, इसके इंजन कलाम 80 का नाम पूर्व राष्ट्रपति जो है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम रखा गया है, ठीक है, कलाम 80। तो इसमें क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कलाम 80 का यूज जो है वो कहां पर किया गया है, विक्रम एस के अंदर किया गया है। विक्रम एस एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान है जो 290 से 560 किलोग्राम के बीच वजनी पेलोड जो है वो ले जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग बात करें कि ये बेसिकली जो सन सर्कुमस पोलर ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के एरा में देखें, तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन विक्रम एस, कलाम 80 और 3D प्रिंटेड पुर्जों पुर्जों का उपयोग विक्रम श्रृंखला के अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों में प्रौद्योगिकी के परीक्षण और प्रमाणन के लिए किया जाएगा। कंपनी 3 विक्रम रॉकेट विकसित कर रही है जो विभिन्न ठोस और क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करके करेंगे, और कार्बन संग्रह को कोर संरचना इसकी होगी, ठीक है। उदाहरण के लिए अग्निकुल, कॉस्मोस, जिसके सेमी क्रायोजेनिक एग्निलेट इंजन का हाल ही में इसरो के थुम्बा तिरुवनंतपुरम में वर्टिकल परीक्षण सुविधा में परीक्षण जो है वो किया गया था। निकट भविष्य में इसरो के SSLV का निर्माण और संचालन निजी कंपनी के द्वारा किए जाने की उम्मीद है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा जो है वो इससे मिलेगा, क्योंकि ये प्राइवेट रॉकेट है। तो लगभग 100 स्टार्टअप्स ने इसरो के साथ पंजीकरण कराया है और अंतरिक्ष कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में इसके साथ सहयोग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज नवंबर जो है दिसंबर 2022 के अंदर, बेसिकली नवंबर 2022 के अंदर ये विक्रम एस जो है वो सक्सेसफुली हम लोग को होता दिख रहा है। अगर हम लोग आर्टेमिस मिशन की बात करें, तो ये नासा का एक मिशन है जो कि चंद्रमा के लिए मून के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में पहली नियोजित बिना चालक दल वाली परीक्षण उड़ान है, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना है, ठीक है।
यह एजेंसी स्पेस लॉन्च सिस्टम, ठीक है, रॉकेट की पहली उड़ान भी होगी जो अंतरिक्ष में भेजा गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट इंजन होगा, जो अपोलो के सैटर्न वी रॉकेट से भी अधिक शक्तिशाली होगा, जिसने 1960 के दशक में लोगों को चंद्रमा तक पहुंचाया था और 1970 के दशक में भी जो है वो अब काम कर रहा है। अगर हम लोग इसके सिग्निफिकेंस की और बात करें तो आर्टिमिस आर्टिमिस मिशन जो है 1 यह परीक्षण करेगा कि एस एसएलएस और ओरियन चंद्रमा और वापस जाने के लिए एक मिशन की कितनी अच्छी जो है इसी तरह पूरा कर सकते हैं। अगर आर्टिमिस 2 की बात करें तो 2024 के अंदर इसको लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। एक चालक दल की उड़ान होगी लेकिन चंद्रमा पर नहीं उतरेगी। आर्टिमिस 3 जो है वो 2026 के अंदर चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा। ठीक है, तो आर्टिमिस 3 जो है वो बेसिकली एक लैंडिंग मिशन होगा, लेकिन इससे पहले वाले जो है उसमें कोई भी लैंडिंग मिशन नहीं है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आप लोग के लिए यहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।